वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 में क्रॉसिंग ऑफ चेक को पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस को कवर करेंगे। 123, 123A, 124, 125, 125 ए और 126 एंड 130। तो बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक चेक जो क्रॉस नहीं होता, अनक्रॉस चेक, उसकी पेमेंट कैसे होती है। उसमें बेरर चेक हो तो कैसे होगी और ऑर्डर चेक हो तो कैसे होगी। फिर चेक की क्रॉसिंग कैसे की जाती है और उसका पर्पस क्या होता है। फिर डिफरेंट टाइप्स की क्रॉसिंग है, 4: जनरल, स्पेशल, रिस्ट्रिक्टिव, नॉट निगोशिएबल। तो हम इन चारों टाइप्स के अंदर जो है वो 3 एंगल से चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो ये कि ये क्रॉसिंग की कैसे जाती है, इस क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है, और उसकी एग्जाम्पल के साथ उसको डिस्कस करेंगे कि उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। और एंड में हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर एक चेक इशू हो चुका है तो इशू होने के बाद भी उसकी कुछ क्रॉसिंग की जा सकती है, कुछ प्रोहिबिटेड होती है, यानी जो एक्ट में अलाउड है वो क्या क्या तरीके हैं, उसके अलावा जो होगा वो इलीगल कंसीडर होगा। तो ये 7 पॉइंट्स हमारे सामने हैं, इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो इनकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पेमेंट ऑफ अनक्रॉस चेक। तो अनक्रॉस चेक्स को हम ओपन चेक भी कहते हैं और ओवर द काउंटर चेक्स भी कहते हैं। इन्हें ओवर द काउंटर चेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन चेक्स में अगर आप जिस बैंक का वो चेक है उसकी ब्रांच में जाते हैं और वहाँ पर काउंटर पे कैशियर को वो चेक देते हैं, तो कैशियर उस चेक के बदले आपको कैश वहीं पर दे देगा। यानी आपको कोई फर्दर प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपली जाके बैंक जाना है, बैंक के काउंटर पे जाकर चेक आप देंगे, वो चेक को चेक करने के बाद आपको कैश पकड़ा देंगे। इसे ओपन चेक या ओवर द काउंटर चेक कहते हैं या अनक्रॉस चेक कहते हैं। ओपन चेक्स जो हैं ये पेएबल टू बेयरर भी हो सकते हैं और पेएबल टू ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं। यानी बेयरर चेक भी हो सकता है और ऑर्डर चेक भी हो सकता है। तो हम एक बेयरर चेक की एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे सामने एक चेक है जिसमें देखें कि लिखा हुआ है कि पे शाजिल अली और बेयरर, यानी बेयरर को भी पेमेंट हो सकती है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये अनक्रॉस चेक है, इस पर कोई क्रॉसिंग नहीं है, कोई निशान नहीं है फर्दर। एनी पर्सन कैन टेक पेमेंट। क्योंकि ये बेयरर है तो कोई भी पर्सन इसकी पेमेंट ले सकता है ओवर द काउंटर ऑफ एबीसी बैंक, क्योंकि ये चेक किस पे ड्रॉ हुआ हुआ है, एबीसी बैंक लिमिटेड पे। तो ये तो पेएबल टू बेयरर की एग्जांपल आ गई। अब दूसरा पेएबल टू ऑर्डर देखते हैं। अब ये देखें ये बेयरर है, लेकिन अगर बेयरर के ऊपर निशान लगा दें, बेयरर को कट कर दें, तो फिर यहाँ पे ये बेयरर ख़त्म हो गया तो ये चेक ऑर्डर बन गया। अब ये चेक किसके ऑर्डर पे होगा, शाजिल अली के ऑर्डर पे होगा, लेकिन ये स्टिल अनक्रॉस्ड है। तो इसका मतलब है कि इसकी पेमेंट ओवर द काउंटर हो सकती है। लेकिन ये ऐसे शख्स को मिलेगा जिसका नाम शाजिल अली हो और वो अपनी आइडेंटिटी बैंक को प्रूव करेगा। यानी बैंक के काउंटर पर जब वो लेकर जाएगा तो बैंक उसको कहेगा कि जी आप हमें CNIC दिखा दें या कोई ऐसी आइडेंटिटी दिखा दें जिससे पता चले कि आप ही शाजिल अली हैं। तो वो जब ये प्रूव कर देगा बैंक को, तो बाज़-औक़ात बैंक जैसे अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं तो उससे ID कार्ड की कॉपी वगैरह भी मांग सकता है और वो कॉपी भी रिकॉर्ड में रख सकता है। तो उसमें फिर जो है वो बैंक उसको अपने पास रख के, कॉपी को रख के या कॉपी को जस्ट CNIC को देखकर पेमेंट कर देगा ओवर द काउंटर। इसको हम ऑर्डर चेक कहेंगे। ये बेयरर, यानी इसमें उस पर्सन का आइडेंटिटी को शो करना ज़रूरी है, लेकिन पेमेंट इसकी ओवर द काउंटर ही होगी, थ्रू बैंक नहीं हो रही होगी। तो ये अनक्रॉस चेक की जो है पूरी डिटेल थी कि इसमें पेमेंट कैसे होती है। इसमें अगर आप नोटिस करें तो काफ़ी जो है प्रॉब्लम क्या है। अगर तो वो बेयरर चेक है तो देखें कोई भी जाके पैसे ले सकता है। इसका मतलब है अगर आपका चेक जो है वो गुम हो जाता है तो कोई भी शख्स उठाकर जो है ना वो उसको जाकर बैंक के काउंटर पे जाकर उसके पैसे ले लेगा। और इवन अगर ऑर्डर चेक भी है तो उसके अंदर देखें ये होगा कि पेमेंट हुई है, लेकिन एग्जैक्टली किस पर्सन को पेमेंट हुई है वो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन बैंक में नहीं होगा, क्योंकि बैंक ने सिर्फ आइडेंटिटी देखी और दे दिया। आपके पास ये एविडेंस नहीं है किसी पार्टी को कि जी उसको ही वो पेमेंट हुई है। सेम नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चेक की क्रॉसिंग कैसे की जाती है और उसका पर्पस क्या होता है। चेक को कैसे क्रॉस करते हैं। चेक इज सेड टू बी क्रॉस व्हेन इट बेयर्स अक्रॉस इट्स फेस 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस, यानी ये लाइंस जिस तरह डायगोनल बेसिकली होंगी, विच आर यूजुअली ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक। ये फॉर एग्जांपल हमारे सामने चेक है। इस चेक पर आप इस जगह पे नोटिस करें, दिस इज लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द चेक। तो यहां पर 2 पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्स
लाइंस लगाई जाएंगी, तो इससे समझा जाएगा कि ये चेक अब क्या है, ये चेक जो है वो क्रॉस चेक हो गया। अच्छा, इसमें बाज़-औक़ात जो है ज़रूरी नहीं कि इसी जगह पे लाइंस लगाई जाएं, बीच में भी लाइंस लगाई जा सकती हैं टॉप के ऊपर। तो इस जगह पर भी बहुत कॉमन है कि क्योंकि वहाँ पे अक्सर बैंक का लोगो और नाम आ रहा होता है, तो उसमें वर्ड्स वगैरह लिखे हुए समझ में नहीं आते, तो फिर साइड पर भी लिख दिया जाता है, साइड पे भी क्रॉसिंग कर दी जाती है। क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है? क्रॉसिंग का इफेक्ट ये होता है कि आप बैंकर को ये कह रहे होते हैं कि ओवर द काउंटर नहीं पे करना। यानी अब जो है वो अगर कोई शख्स वो चेक लेकर बैंक के काउंटर पर आता है, तो कैशियर उसको वहां काउंटर पर पेमेंट नहीं करेगा। क्रॉसिंग का मतलब है कि ये डायरेक्शन दी जा रही है कि पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं होगी। इनफैक्ट क्रॉसिंग एक किस्म की अल्ट्रेशन है चेक के ऊपर, लेकिन ये अल्ट्रेशन ऐसी है जो जो हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है वो ऑथराइज करता है, यानी ये अलाउड अल्ट्रेशन है, ये अल्ट्रेशन करना अलाउड है। अब इस क्रॉसिंग का फायदा क्या होता है और पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ क्रॉसिंग इज टू डायरेक्ट द बैंकर टू पे द अमाउंट ऑफ द चेक ओनली टू अ बैंकर, यानी वो बैंक किसी और बैंकर को वो पे करेगा, सो दैट द पार्टी हु रिसीव द पेमेंट कैन इजीली बी ट्रेस्ड। इसका मतलब है कि जब बैंकर से बैंकर को पेमेंट होगी तो रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि किसको पेमेंट की गई है, और वो रिकॉर्ड मेंटेन होने की वजह से कल को अगर कोई डिस्प्यूट राइज होते हैं कि पेमेंट की गई थी या नहीं की गई थी, या उस पर्सन ने पेमेंट रिसीव की थी या नहीं की थी, किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल मामलात के अंदर, तो उसको ट्रेस किया जा सकेगा और एविडेंस के तौर पर फिर प्रेजेंट किया जा सकेगा। इसलिए जो पेमेंट करने वाले लोग होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है कि वो अगर किसी को चेक इशू करते हैं तो वो क्रॉस चेक इशू करें। कई जगह पे अब लॉ में रिक्वायरमेंट भी है, टैक्स लॉ में भी रिक्वायरमेंट है कि जी अगर आपने पेमेंट करनी है तो क्रॉस चेक के थ्रू क्या करें। अगर आप क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट नहीं करेंगे तो अक्सर उन एक्सपेंसेस जिनकी क्रॉस चेक के बगैर पेमेंट की जाती है उनको बेसिकली डिसअलाउ कर देते हैं टैक्स अथॉरिटीज़। तो ये उस एंगल से भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर इस पे हम एग्जाम्पल वाइज ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चेक हमारे सामने है इस पे क्या पोजीशन होगी। ये क्रॉस चेक हो गया, ये चेक ओवर द काउंटर पे नहीं होगा। अगर ये चेक बेयरर है तो ये उस कस्टमर को बैंकर पे करेगा। कौन पे करेगा? बैंकर, काउंटर पे नहीं। एक जिस शख्स के पास ये चेक है वो अपने बैंक, एक बैंक के पास जाएगा, उसको जमा करवाएगा, वो बैंक जो है एबीसी बैंक से पैसे रिकवर करेगा और उस अपने कस्टमर को पैसे दे देगा। किस कस्टमर को? जिसने भी चेक डिपॉजिट करवाया होगा। क्योंकि बेरर का मतलब ये है कि नाम मैटर नहीं करता, फिर तो किसी को भी पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे यही बेरर का वर्ड कट कर दें तो ये ऑर्डर चेक बन जाएगा, और ऑर्डर चेक होगा तो फिर इसका मतलब है कि जिस पर्सन का नाम लिखा हुआ है सिर्फ उसके ऑर्डर पर पेमेंट होगी। तो फिर बैंकर पे करेगा, ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट बैंकर करेगा, लेकिन वो कस्टमर की आइडेंटिटी को भी चेक करेगा कि उसका नाम शादिल अली है, जो नाम चेक के अंदर मेंशन है एज अ पेई। तो ये क्रॉस चेक का जनरल कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर हम क्रॉस चेक की स्पेसिफिक टाइप पर जाएं तो वहाँ पे उस डिटेल को समझना ज़रूरी है। 4 टाइप्स हैं, जनरल, स्पेशल, रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉट निगोशिएबल। तो इन चारों को हम जो है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जनरल क्रॉसिंग की बात करें तो एक चेक को की जनरल क्रॉसिंग तब होती है जब उसके फेस पे एडिशन ऑफ द वर्ड्स एंड कंपनी हो या उसकी कोई एब्रीवेशन हो। ये देखें, ये तो पूरा एंड कंपनी आ गया और एब्रीवेशन ऑफ एंड कंपनी ये सेकंड आ गया, या फिर सिंपली 2 लाइंस लगा दें उनमें कुछ भी ना लिखें, तो ये भी जनरल क्रॉसिंग समझी जाएगी कि 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस सिंपली। तो ये 3 हमारे पास वेज हैं जिसके थ्रू जनरल क्रॉसिंग की जा सकती है। अच्छा, अब जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमने भी पहले डिस्कस किया था कि द बैंकर ऑन होम इट इज डन शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू अ बैंकर, यानी एक बैंकर किसी और बैंकर को ही पेमेंट करेगा, इसकी ओवर द काउंटर पेमेंट नहीं होगी। तो जैसे हम अभी प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे वही इंपैक्ट होगा। तो हम एक चेक को सामने लाते हैं, इस पर देखें ये हमने जनरल क्रॉसिंग कर दी। तो इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग अब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ जनरल क्रॉसिंग ये होगा कि ये चेक जो है वो ओवर द काउंटर नहीं पे किया जाएगा, और एबीसी बैंक जो है ये अमाउंट पे करेगा किसी भी बैंकर को जो वो अमाउंट अपने उस कस्टमर को देगा जिसका नाम क्या होगा? शादिल अली, क्योंकि ये एक ऑर्डर चेक है। तो शादिल अली जाके लेट से XYZ बैंक में उसने ये चेक जमा करवाया, एबीसी बैंक से पैसे कौन लेगा? XYZ बैंक। एबीसी बैंक से पैसे चलेंगे XYZ बैंक को, और XYZ बैंक अपने कस्टमर शादिल अली को वो पैसे दे देगा। यानी इसमें अब ट्रेस मौजूद होगा, एबीसी बैंक के पास भी रिकॉर्ड मौजूद होगा कि उन्होंने जो पेमेंट चेक की है वो किस बैंक को की है। फिर XYZ के पास भी रिकॉर्ड मौजूद होगा कि उन्होंने अपने कस्टमर शादिल अली को इसकी आगे पैसे दिए हैं। तो ये हमारे पास जनरल क्रॉसिंग का इफेक्ट आ जाता है।
इसके बाद अब हम स्पेशल क्रॉसिंग को डिस्कस करेंगे। तो एक चेक तब स्पेशली क्रॉस समझा जाता है जब उसके फेस पे या तो बैंक का नाम मेंशन हो, जैसे KLM बैंक यहाँ पर हमने लिखा, या फिर इसमें यह भी है कि सिर्फ बैंक का नाम लिख दें और लाइंस ना लगाएं। तो पैरेलल लाइंस नेसेसरी नहीं है, खाली जैसे बैंक का नाम लिख देते हैं तो वो भी इनफ है। इस तरह की क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है कि इफेक्ट ये होगा कि देखेंगे जनरल क्रॉसिंग में भी ये था कि एक बैंकर को ही पे होना है, लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग में वो बैंक भी डिफाइन हो गया कि हर बैंक को नहीं पे हो सकता, सिर्फ KLM बैंक या उसके एजेंट को पे हो सकता है। तो इफेक्ट पढ़ते हैं। द बैंकर होम इट इज ड्रॉन शैल नॉट पे इट अदरवाइज देन टू बैंकर टू होम इट इज क्रॉस, जिस तरह यहाँ पे KLM बैंक का नाम है, और हिज एजेंट। तो ये ABC बैंक का जिस तरह हम चेक देख रहे हैं कि चेक ABC बैंक का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ऐसा चेक है और उसके ऊपर क्रॉसिंग जो है वो स्पेशल क्रॉसिंग आ गई है, लाइंस के बगैर भी चल सकती है और लाइंस के साथ भी चल सकती है। तो इसमें देखें ABC बैंक को जो पेमेंट करनी होगी वो सिर्फ KLM बैंक को करेगा या KLM बैंक के एजेंट को करेगा। XYZ बैंक को, MCB बैंक को, फैसल बैंक को, इनको वो पेमेंट नहीं कर सकता। तो हम इसका इफेक्ट देखते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होगा कि ये चेक क्योंकि क्रॉस है तो ऑब्वियसली पहली बात तो ये कि काउंटर पर पे नहीं होगा। दूसरी बात ये कि ये अमाउंट सिर्फ KLM बैंक को पे की जाएगी, किसी और बैंक को पे नहीं की जा सकती। हाँ, KLM बैंक के एजेंट को भी पे की जा सकती है। बाद में क्या होगा कि KLM बैंक ये अमाउंट किसको देगा, अपने कस्टमर को देगा जिसका नाम शाजिल अली हो, क्योंकि ये चेक ऑर्डर चेक है, इस पे बेरर का वर्ड कटा हुआ है। तो ये पोजीशन होगी जी स्पेशल क्रॉसिंग की। उसके बाद हम चलेंगे जी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग पर, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप सबसे ज़्यादा जो क्रॉसिंग देखेंगे वो या तो जर्नल क्रॉसिंग देखेंगे या फिर आप रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग देखेंगे। तो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का ये होता है कि इसमें जनरल क्रॉसिंग के साथ ही कुछ अल्फाज ऐड कर दिए जाते हैं, यानी या तो अकाउंट पे ही लिख देते हैं या अकाउंट पे ही ऑनली लिख देते हैं। तो ये दो स्टाइल में इसको मेंशन किया जाता है, अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही ऑनली। इफेक्ट इसका ये होता है कि चेक जो है वो निगोशिएबल नहीं रहेगा, यानी अब ये चेक ट्रांसफर नहीं हो सकता। द अमाउंट कलेक्टेड ऑन द चेक मस्ट बी क्रेडिटेड ओनली टू द अकाउंट ऑफ पे। जिस पर्सन का नाम पेई के तौर पर मेंशन है उसके बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर होंगे, उसके अलावा ये पैसे पे करना अलाउड नहीं होगा। तो यहां पर हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास ये एक ऑर्डर चेक है शाजिल अली का, और इसके ऊपर जो है हमारे सामने नजर आ रहा है कि हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग है। तो अब इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ये होगा कि ये चेक जो है वो ओवर द काउंटर पे नहीं किया जा सकता। ये तो तमाम क्रॉसिंग में कॉमन बात है। अब ABC बैंक जो है वो किसी बैंक को पे करेगा, जो भी बैंक जहां से ये चेक आएगा। फॉर एग्जांपल शाजिल अली ने ये चेक KLM बैंक में जमा करवाया, KLM बैंक ने ABC बैंक को भेजा क्लियरिंग कलेक्शन के लिए, तो ABC बैंक जो है वो KLM बैंक को पेमेंट कर देगा। फिर वो जो कलेक्टिंग बैंकर होगा वो अपने कस्टमर को डायरेक्ट पैसे नहीं देगा। प्रीवियस वाले से देखें डिफरेंस चेक करें कि वो डायरेक्ट पैसे नहीं देगा, वो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। यानी वो शाजिल अली का बैंक अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में जिसके थ्रू वो चेक को कलेक्ट कर रहा है, चेक के पैसे कलेक्ट कर रहा है, और उसको पैसे डायरेक्ट बैंक से नहीं मिलेंगे बल्कि उसको पैसे उसके अकाउंट में शामिल कर दिए जाएंगे, उसके बैलेंस में ऐड कर दिए जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फिर वो अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है, चाहे वो ATM से निकलवाए, फिर वो अपने अकाउंट में एक जो है ओपन चेक से निकलवाए, किसी को ट्रांसफर कर दे, बैंक ट्रांसफर मोबाइल ऐप से कर दे, ATM से कर दे, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन पैसे पहले उसके अकाउंट में आएंगे और उसके बाद वो उन पैसों को अपनी मर्जी के मुताबिक आगे किसी को दे सकता है या खुद इस्तेमाल करने के लिए विड्रॉ कर सकता है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है और बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा यही क्रॉसिंग यूज़ होती है। उसकी वजह ये है कि देखें, एक तो इसमें ट्रेसिंग है कि किस बैंक में किस अकाउंट के अंदर जमा हुए, और अकाउंट में स्पेसिफिकली क्रेडिट होते हैं तो कस्टमर का पूरा डाटा उस बैंक के पास होता है जो कलेक्टिंग बैंकर है, क्योंकि उसने जब एक पर्सन का अकाउंट खोला होगा तो उसका नाम, CNIC डिटेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बहुत सारी चीज़ें, डाटा जो हासिल किया जाता है बैंक अकाउंट खोलते हुए वो उनके पास मौजूद होगा। तो कल को पेमेंट को ट्रेस करना, पेमेंट किसको की गई उसका एविडेंस हासिल करना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान हो जाती हैं। तो ये अकाउंट पे वाली क्रॉसिंग, इसे रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग की ही। इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करती है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। तो हमारे पास दो लोग हैं, इकराम और कामरान। इकराम का बैंक अकाउंट है ABC बैंक में
और कामरान का बैंक अकाउंट है XYZ बैंक में। तो अब सिचुएशन जो हुई, टोटल ट्रांजैक्शन, कामरान ने कुछ सर्विसेज इकराम को प्रोवाइड की, उसके बदले में इकराम ने उसको एक चेक दिया जो कि ABC बैंक, जहां उसका बैंक अकाउंट था उसी के ऊपर ड्रॉ किया हुआ था, यानी ABC बैंक से उसकी पेमेंट मिलेगी। और ये जो चेक था इस पर अकाउंट पेई ओनली की क्रॉसिंग थी, यानी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। तो अब आगे स्टेप क्या होगा? आगे स्टेप ये होगा कि कामरान ये चेक अपने बैंक में जमा करवाएगा, XYZ बैंक में कलेक्शन के लिए। XYZ बैंक ये चेक कलेक्शन के लिए भेजेगा ABC बैंक को, और ABC बैंक ये उसकी पैसे जो है वो XYZ बैंक को देगा, कामरान को नहीं देगा, XYZ बैंक को देगा। XYZ बैंक भी डायरेक्टली पैसे कामरान के हाथ में नहीं देगा, बल्कि उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। डायरेक्ट कैश पेमेंट नहीं होगी, उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। बाद में कामरान चाहे तो इन पैसों को अपने अकाउंट में से विदड्रॉ करके, ATM से विदड्रॉ कर ले, या किसी और तरीके से वो कैश को इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये जो हमने इसको 6 स्टेप में डिवाइड किया है, इस हर स्टेप को सेपरेट समझना ज़रूरी है, ताकि आपको अकाउंट पे चेक मुकम्मल तौर पर कैसे ऑपरेट करता है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इसके बाद हम चलते हैं जी लास्ट टाइप ऑफ क्रॉसिंग, जो कि नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग है। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो चेक का होल्डर होता है वो वर्ड ऐड कर सकता है नॉट निगोशिएबल। ये जनरल क्रॉसिंग के साथ भी ऐड किए जा सकते हैं और स्पेशल क्रॉसिंग के साथ भी ऐड किए जा सकते हैं, यानी खाली नॉट निगोशिएबल लिख दें, या बैंक का नाम लिखा हुआ है उसके साथ नॉट निगोशिएबल लिख दें। और क्योंकि स्पेशल क्रॉसिंग में लाइंस लगाना ज़रूरी नहीं होता, तो विदाउट लाइंस भी कि बैंक का नाम और नॉट निगोशिएबल लिख दिया जाए, ऐसा करना भी पॉसिबल है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? अब ये एक थोड़ी सी लॉ के अंदर कंफ्यूजिंग बात है कि हमने जब रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग पढ़ी तो वो चेक की निगोशिएबिलिटी खत्म कर देती है। वहां पे हमने रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में पढ़ा कि उससे चेक निगोशिएबल नहीं रहता और ट्रांसफर नहीं हो सकता मजीद, क्योंकि जिसका नाम अकाउंट पे के तौर पे मेंशन है उसी के अकाउंट में पैसे जाएंगे और किसी को नहीं मिल सकते। और यहां पे इस क्रॉसिंग का नाम नॉट निगोशिएबल है, लेकिन स्टिल चेक ट्रांसफर हो सकता है। तो ये थोड़ी सी लॉ के अंदर जो मामला है, जो अल्फाज लिखे गए हैं वो और हैं, इंपैक्ट जो है वो और है। इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी, यानी चेक अभी भी ट्रांसफर हो सकता है, निगोशिएट हो सकता है। इट ओनली टेक्स अवे द मेन फीचर ऑफ निगोशिएबिलिटी विच इज ट्रांसफरेबिलिटी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। यानी अब चेक ट्रांसफर तो अब भी हो जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल ट्रांसफर का वे होता है उसमें ये होता है कि अगला पर्सन अगर फॉर वैल्यू एंड फॉर कंसिडरेशन और गुड फेथ में लेता है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। तो इसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन वो फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा, यानी जो अगला पर्सन जो इसको एक्वायर कर रहा होगा, जो ट्रांसफरी होगा, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। तो टाइटल ऑफ ट्रांसफरी बेटर देन ट्रांसफर नहीं होगा। इसलिए अगर एक ऐसा शख्स जिसने खुद एक चेक चोरी किया हुआ है वो आगे किसी को देता है, तो जिसने रिसीव किया वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा और उसका टाइटल गुड नहीं होगा। इस क्रॉसिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ड्रार या होल्डर है उसको प्रोटेक्शन मिल जाए, यानी अगर उसके पास से चीज़ चोरी होती है तो उसकी क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि रिकवरी उससे नहीं की जा सकती। लेकिन क्योंकि उस पर अगर चेक के ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हुआ होगा तो कोई भी शख्स रिकवरी अगर उस चेक के पैसे ले लेता है तो उसे होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं समझा जाएगा। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं समझा जाएगा तो इसका मतलब है कि उससे पैसों की रिकवरी ट्रू ऑनर को की जा सकती है। एग्जाम्पल इसकी डिस्कस करते हैं। ये हमारे सामने एक चेक है, इसके ऊपर नॉट निगोशिएबल की क्रॉसिंग अगर ऐड कर दी जाती है, यहाँ पे हमने जनरल क्रॉसिंग के साथ ऐड की है, तो इफेक्ट क्या होगा कि अगर ऐसा चेक चोरी हो जाता है, इफ नॉट निगोशिएबल चेक इज स्टोलन एंड अ पर्सन एक्वायरिंग इट शैल नॉट बी कंसीडर्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं समझा जाएगा। इवन इफ ही एक्वायर्ड इट इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, हालांकि हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स की डेफिनेशन यही पढ़ी थी कि मेन उसमें चीज़ यही दो होती हैं कि उसने एक अगर किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में एक्वायर किया और फॉर वैल्यू एक्वायर किया है, तो फॉर कंसिडरेशन एक्वायर किया तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा। लेकिन अगर नॉट निगोशिएबल एक चेक पे लिखा हुआ है तो उसको एक्वायर करने वाला शख्स होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं समझा जाएगा और उसका टाइटल डिफेक्टिव होगा, उतना ही डिफेक्टिव होगा जितना उस पर्सन का था जिससे उसने एक्वायर किया। अगर उसने एक ऐसे बंदे से लिया जिसका टाइटल ठीक था तो उसका टाइटल भी ठीक होगा, लेकिन अगर उसने एक ऐसे बंदे से लिया जिसका टाइटल डिफेक्टिव था तो जिसने एक्वायर किया उसका टाइटल भी डिफेक्टिव समझा जाएगा, उसका टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स वाला नहीं होगा। और इसका इंपैक्ट ये है कि ट्रू ऑनर को जो है वो पेमेंट करने के लिए लायबल रहेगा।
एज सच ये नॉट निगोशिएबल की जो क्रॉसिंग है ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो अकाउंट पेई और जनरल क्रॉसिंग है। इसके बाद हम अपने लास्ट पॉइंट पर आएंगे कि एक चेक इशू होने के बाद भी क्या उसकी क्रॉसिंग हो सकती है। पहली बात तो हमें यह समझना है कि जब एक चेक को क्रॉस करते हैं जिस तरह से लॉ में अलाउड है, ऑथराइज बाय द एक्ट है, तो वो एक चेक का मटेरियल पार्ट होता है। यानी वो ये नहीं है कि जी चेक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे चेक की पेमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है, जैसे अभी हमने इफेक्ट डिस्कस किए हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्रॉसिंग को ऑबिलिट्रेट करता है, आल्टर करता है, ऐड करता है, सिवाय उस तरीके के जिस तरह के एक्ट में ऑथराइज्ड है, यानी मिटा देता है, क्रॉसिंग को छुपा देता है, तो ये इलीगल होगा, ये अनलॉफुल होगा। तो अब हमें यह समझना है कि एक चेक जब इशू हो जाता है तो उसके बाद उसकी कैसे कैसे क्रॉसिंग हो सकती है। यानी हम ये वो मैनर्स पढ़ रहे हैं जो अलाउड हैं, इस तरीके से करेंगे तो अनलॉफुल नहीं होगा, इसके अलावा किसी तरीके से करेंगे तो वो अनलॉफुल होगा। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में भी आपने इस बात को फोकस करना होगा कि अगर जिस तरीके से भी हम पढ़ने वाले हैं ये क्रॉसिंग्स फर्दर ऐड की जाती हैं तो ये अलाउड हैं और इनकी वजह से चेक जो है वो सही रहेगा। लेकिन अगर इसके अलावा किसी वे में कोई क्रॉसिंग चेंज की जाती है या ऐड की जाती है तो वो अनलॉफुल कंसीडर होगी। तो इसमें 3 एरियाज के अंदर इसको हमने डिवाइड कर दिया है कि अगर चेक अनक्रॉस्ड हो, यानी चेक पे कोई क्रॉसिंग नहीं है, तो उस पे जो होल्डर है, यानी जो चेक को होल्ड कर रहा है, जिसके पास चेक मौजूद है, जो उसका ऑनर है, वो उसमें जनरल क्रॉसिंग को ऐड कर सकता है विद और विदाउट रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, यानी अकाउंट पे ही मेंशन भी कर सकता है और नहीं भी, और स्पेशल क्रॉसिंग भी ऐड कर सकता है। स्पेशल क्रॉसिंग कैसे ऐड करेगा कि वो बैंकर का नाम मेंशन कर दे, और जो कलेक्टिंग बैंकर होता है जिसके पास चेक जाता है कि उसने उसके पैसे लेने हैं उस बैंक से जिसके नाम का चेक है, तो वो खुद के नाम पर भी उसे क्रॉस कर सकता है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि बैंकर को भी तो ये डर होता है ना कि उसके वो जब तक उसने चेक की पेमेंट नहीं ली दूसरे बैंक से, वहां से चेक चोरी हो सकता है, गुम हो सकता है, तो वो अपने नाम पर उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है। अगर चेक जनरली क्रॉस्ड हो तो होल्डर उस पर स्पेशल क्रॉसिंग ऐड कर सकता है। कैसे ऐड करेगा कि जनरल क्रॉसिंग की 2 लाइनें लगी हुई हैं, उसके साथ बैंक का नाम मेंशन कर ले, और दूसरा ये कि वो उस पर नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग भी मेंशन कर सकता है। इसी तरह वंस अगेन कलेक्टिंग बैंकर जो है वो उसे अपने नाम पर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है ताकि अगर चेक गुम वगैरह हो जाए तो उसके मसले से वो बच जाए। अगर चेक ऑलरेडी स्पेशल क्रॉस हुआ है तो होल्डर उसके ऊपर नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग ऐड कर सकता है, और बैंकर जिसको नाम पर वो क्रॉस किया गया है, क्योंकि स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब तो यही है ना कि बैंक का नाम मेंशन है, तो जिस बैंक का नाम उस पर क्रॉसिंग में मेंशन है वो उसको किसी और बैंकर के नाम पर भी स्पेशली क्रॉस कर सकता है जो उसका एजेंट हो फॉर कलेक्शन। ये ध्यान में रखना है आपने, ये एक आखिरी पॉइंट है कि स्पेशल क्रॉसिंग मोर देन वन इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट एज अफोर मेंशन्ड, क्योंकि यानी सिर्फ एजेंट अगर स्पेशल क्रॉसिंग हुई हुई है तो जिस बैंक के नाम पे क्रॉसिंग हुई हुई है वो बैंक कर सकता है फर्दर स्पेशल क्रॉसिंग, और वो भी सिर्फ अपने एजेंट के नाम पर ताकि वो कलेक्शन कर ले। इसके अलावा अगर स्पेशल क्रॉसिंग डबल हो जाए, मोर देन वंस हो जाए, तो वो चेक की पेमेंट प्रोहिबिट हो जाती है। लॉ में लिखा हुआ है कि एक बैंक ऐसे चेक की पेमेंट नहीं करेगा जिस पर स्पेशल क्रॉसिंग मोर देन वंस हुई है, सिवाय इस सिनेरियो के जिसमें कि एक बैंकर अपने एजेंट को कलेक्शन के लिए क्रॉस करता है। तो ये एंगल्स थे क्रॉसिंग ऑफ चेक के जो कि काफ़ी टेक्निकल हैं, और हमने कोशिश की कि इनको विद एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करें ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है एज मच एज पॉसिबल आपको क्लियर किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।